अनवर्थ स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में हम रिवीजन कर रहे थे। आज हम प्रश्नावली 2 वास्तविक संख्या इसका हम रिवीजन करने वाले हैं। तो वास्तविक संख्या हम पढ़ते हैं। उससे पहले वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इन संख्याओं का जो समूह होगा वह क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समूह है। अब देखो परिमेय संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और ये जो Q होता है ये क्या नहीं होता है, इसके अंदर जीरो नहीं होता। ये होता है परिमेय संख्या की परिभाषा। तो ये परिमेय संख्या जैसे मान लो 2/3 ये परिमेय संख्या है, 5/7 ये परिमेय संख्या है। इस प्रकार जितनी भी संख्या होगी वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, ठीक है, जो परिमेय नहीं होती है। जैसे अगर अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए, ये जितनी भी इस प्रकार की संख्याएं होगी वह क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। या फिर पाई मान लो, ये भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या ही होता है। या फिर दशमलव के बाद में अगर दशमलव के बाद में अलग प्रकार की जैसे ऐसी संख्या हो ना जो आगे रुकती नहीं है, अशांत प्रकार वाली, वह जितनी भी संख्या होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो सबसे पहले हमारे जो प्रश्नावली 2 है इसके अंदर एक प्रमेय है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इससे एक सवाल आता है, लगभग 1 नंबर का सवाल पूछ लेता है या फिर 3 नंबर का भी सवाल आ सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ने इसने बोला कि यदि a व b दो धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक हो, a और b क्या, दो धनात्मक पूर्णांक, तथा जैसे मान लो अगर a का मान b से बड़ा है, a का मान क्या है, b से बड़ा है, तो इनके लिए p व इनके लिए Q व R का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। अब देखो इसको समझते हैं ये कैसे आया। जैसे मान लो दो संख्या दो धनात्मक पूर्णांक, तो A और B दो धनात्मक पूर्णांक है, A बड़ा है B से, तो अगर हम A के अंदर B का भाग लगाते हैं, तो B छोटा है A से, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर भाग जाएगा, कितनी बार भी भाग जा सकता है। और भाग जाने के बाद में कोई ना कोई यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें शेषफल प्राप्त होगा। जो भागफल आया उसको हम Q के द्वारा दिखाएंगे और जो शेषफल आएगा उसको हम R के द्वारा दिखाएंगे। तो ये R क्या है, यहाँ पर शेषफल है, R है शेषफल, Q क्या है, भागफल, और B क्या है, भाजक, और A क्या है, भाज्य। तो हमारे पास प्रमेय होती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, प्लस में क्या आता है, शेषफल, प्लस में शेषफल, ये होती है प्रमेय। तो इसी प्रमेय से हमने क्या किया है, ये जो बनाया है A बराबर BQ प्लस R, इसी प्रमेय के द्वारा ये बना हुआ है। अब देखो जैसे हमें अगर पूछे कि यूक्लिड विभाजन के प्रमेय के द्वारा इसका प्रयोग क्या है, इस प्रमेय का प्रयोग क्या होता है, इस प्रमेय के द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ क्या होता है उसको समझते हैं। एचसीएफ होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या, जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा भाग जाता है। दी गई सभी संख्याओं में पूरा भाग जाए, वह क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। कब, दो संख्याओं के लिए। जैसे मान लो अगर आपको बोले कि 81 और 237 का हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या उसको तो A मानेंगे, छोटी संख्या को हम क्या मानेंगे, B मानेंगे। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या होगा कि A बराबर BQ प्लस R, हमें इन A और B के लिए Q और R यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे, यहाँ पर वो देखो, और एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पर कि Q और R ये भी क्या होंगे, पूर्णांक ही होंगे, धनात्मक पूर्णांक ही मिलेंगे। तो देखो A का मान कितना है, 237 बराबर B कितना है, 81। हमें क्या करना है, इस 81 को इस एक ऐसी संख्या से गुणा करना है कि वह गुणा क्या हो, 237 से छोटा ही हो। तो अगर मैं 81 को मान लो 4 से गुणा करूं तो कितना मिलेगा, 4 8 32, ज्यादा मिला, 3 बार करते हैं,
कितना मिलेगा 243, ये भी बड़ा है, तो कितनी बार 2 बार गुणा कर सकते हैं, तो 2 बार गुणा करने पर कितना मिलेगा 162। शेषफल कितना मिलेगा उसको देखो, 237 में से घटाओ इसको, तो 5 13 में से जाएगा, कितना बचेगा 7 75, यहाँ पर कितना आएगा 75। ठीक है, आगे देखो, इतना काम करने के बाद में अगले वाली पद में ये पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या करना है, अब इसको हटा दो, एक हटाओ। अब ये जो यहाँ पर संख्या है, ये वाली संख्या तो इसके अंदर अब क्या हो जाएगी, a बन जाएगी, और ये वाली संख्या अब इसमें क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। ये संख्या a और ये क्या होगी b। तो अब देखो a आगे आएगा, a बराबर b गुणा, किससे गुणा करेंगे, इससे छोटा ही रही, 1 से गुणा कर लें, और शेषफल कितना बचेगा 81 में से 75 घटाओ, कितना आएगा 6 आएगा। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे ये अब क्या बनेगा a और ये क्या बन जाएगा b, तो 75 आगे होगा, b की जगह 6, किससे गुणा करेंगे, 75 से छोटा ही मिले। अगर 6 को 12 बार गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 12 संगे 72 मिलेगा, 12 प्लस आगे कितना आएगा, शेषफल कितना मिलेगा हमें 3। तो यहाँ वाली संख्या वापस क्या बनेगी a और ये क्या होगा b, तो 6 बराबर 3 गुणा 2 से गुणा करने पर कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, और यहाँ पर कितना मिलेगा 0। तो जब यहाँ पर 0 आ जाए ना, तो हमें क्या कर देनी है, ये प्रक्रिया रोक देनी है। ये प्रक्रिया हमने रोकी, तो ये जो पद होगा ना, जो यहाँ वाला जो मान में होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, इस स्टेप के अंदर, जिस स्टेप में हमें 0 मिला ना, उस स्टेप के अंदर ये जो यहाँ वाला मान होगा, ये मान उसका क्या होगा, HCF होगा। तो इसका HCF कितना आएगा हमारे पास 3, इसका HCF कितना होगा 3। तो इस प्रकार हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF ज्ञात करते हैं। ये बात आई समझ में। अब देखो कुछ भाज्यता के नियम हैं, उनको देख लेते हैं, थोड़ा बहुत उनका भी प्रयोग है कहीं पर। जैसे अगर हमें बोले कि कोई संख्या 2 से विभाजित कब होगी, कोई संख्या 2 से विभाजित कब होगी, जब उसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाए। यानी अगर संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो वह संख्या क्या होगी, 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ये नियम सभी को पता है। अगर संख्या के अंत में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, तो ये क्या होगी, 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। कोई संख्या 3 से विभाजित कब होगी, 3 से विभाजितता का नियम क्या होता है कि अगर संख्याओं के योग में, अगर संख्याओं के योग में क्या होता है, 3 का भाग जाता है, संख्याओं के योग में 3 का भाग जाए, तो वह संख्या क्या होगी, 3 से पूरी पूरी क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे मान लो हमें देते हैं कि 7, 8 और 9, हमें देखना है कि ये संख्या 3 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो इनको जोड़ो, अंकों को 7, 8 और 9 को जोड़ने हैं, तो कितना आएगा 15 और 9 कितना हो जाएगा 24। तो 24 के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, अतः क्या होगा, इस 789 में भी क्या होगा, 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार 5 से भाजकता का नियम क्या होता है कि अगर संख्या के अंत में 0 और 5 हो, तो वह संख्या क्या होती है, 5 से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो इस प्रकार ये भाजकता के नियम है कुछ। अब देखो आगे है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। वही है कि हमें एलसीएम व एचसीएफ ये ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, सभी को आता है निकालना। जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, हमें 24, 15 और 37, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए। तो एक चीज पहले हम ये दोबारा रिवीजन करते हैं कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जिनके अंदर या तो खुद का भाग जाए या फिर एक का भाग जाए, इनके अलावा किसी अन्य संख्या का कोई भी भाग नहीं जाता। तो वे संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस प्रकार ये बहुत सारी संख्या होती है जो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अब अभाज्य गुणनखंड देखो कैसे निकालते हैं, 24 का निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगा के देखना है। अगर उसका भाग जा रहा है तो हम भाग लगा देंगे, अगर उसका भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, उससे बड़ी वाली संख्या के ऊपर जाएंगे। अगर 3 का भाग नहीं जाएगा तो हम फिर 5 के ऊपर जाएंगे। इस प्रकार इन्हीं संख्या को हमें क्या करना है, इनके अंदर भाग लगाना है। और किन्हीं भी संख्या का भाग नहीं लगाना, सबसे पहले 2 का लगाना है, अगर जाता है तो, नहीं जा रहा तो 3 का लगाओ, फिर 5 का, फिर 7 का। ये हमें क्या करना है, इसके अंदर भाग लगाना है और इसके अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त करने हैं। तो सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, इसमें तो 2 का भाग लगाया, 12,
फिर 2 का बाहर लगाने पर कितना आएगा 6, फिर 2 का लगाएंगे तो 3। अब 3 का जा रहा है, 2 का नहीं जाएगा, 3 का लगा दिया 1। तो संख्या जो 24 है इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये इसका क्या है अभाज्य गुणनखंड है ना। अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा ना हमें इसने, तो अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखना क्या कहलाता है अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। अब हमें 15 का ज्ञात करना है। 15 में 2 का नहीं जा रहा, 3 का लगाया, 5 बार गया, फिर 5 का जाएगा तो 1 बार। इसी प्रकार 37 में सबसे पहले 2 का जा रहा है 18, फिर 2 का जा रहा है 9, अब 3 का जाएगा तो 3 3 1। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 5। 37 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये लिख सकते हैं। अब देखो हमने ये अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए हैं, इनकी सहायता से हमें क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक, महत्तम मान ज्ञात करना है हमें। तो एचसीएफ के लिए देखो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, और उनकी हमें क्या लगानी है न्यूनतम घात लगानी है, न्यूनतम घात। तो देखो यहां पर जो ये 3 संख्या दे रखी है, इनका जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया, इसके अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन सा है। उभयनिष्ठ का मतलब जैसे 2, अगर ये 2 तीनों में होता तो ये क्या कहलाता उभयनिष्ठ होता, लेकिन इसके अंदर नहीं है तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो 3 3 3 ये क्या है तीनों के अंदर है, केवल 3 ऐसी संख्या जो क्या है तीनों के अंदर है, जो कि क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब इसके देखो क्या करनी है हमें न्यूनतम घात लगानी है। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, यह 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। तो 3 की न्यूनतम घात देखो कहां पर है 1 है ना, 3 की न्यूनतम घात, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 1। और कोई सा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अगर होता तो हम नीचे लिखते, नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसके ऊपर जो न्यूनतम घात है वो लगा दो, 3 की घात 1 बराबर 3। या समझ में। फिर देखो एलसीएम, एलसीएम में हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं सभी अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, जितने भी अभाज्य गुणनखंड वाली संख्या है उनको लिखना है, और यहाँ हम क्या करेंगे उनकी अधिकतम घात लगाएंगे, अधिकतम घात। तो देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, इसके अंदर 2 है, 3 भी है, 5 है, इनके अलावा कोई सी नहीं है। हमें इनकी क्या लगानी है एलसीएम के अंदर अधिकतम घात लगानी है, ये ध्यान रखना है। इसके अंदर एलसीएम में अधिकतम घात देखो 2 की अधिकतम घात कितनी है 3 है, 3 की अधिकतम देखो 1 1 2 2 है अधिकतम, 5 की अधिकतम कितनी है 1। तो इसका एलसीएम कितना होगा, जो ये संख्या है उनके ऊपर ये घातें लगा दो, 2 की घात 3 गुणा 3 के ऊपर घात कितनी होगी 2, 5 के ऊपर घात कितनी होगी 1, तो 2 की घात 3 यानी 8, 3 की घात 2 यानी 9, 5 की घात 1 यानी 5। इनको गुणा कर लेंगे जो मान आएगा ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। फिर देखो आगे एलसीएम और अभाज्य जो ये होता है एचसीएफ, इनका एक संबंध होता है, जो संख्याएं दे रखी होती है उनके अंदर एक संबंध होता है कि एलसीएम, अगर एलसीएम को एचसीएफ से गुणा करते हैं तो ये गुणा किसके आता है, पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर आता है, पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर आता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लो आपको 2 संख्या दे रखी है, कोई भी छोटी सी 2 संख्या लेते हैं कि मान लो 5 15 और 9 है, अगर हम क्या करते हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो हम क्या करेंगे इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 5 5 1, तो 3 गुणा 5, और 9 के लिए कितना आएगा 3 3 1, 3 गुणा 3, तो इसका एचसीएफ तो कितना हो जाएगा 3 होगा, और एलसीएम कितना होगा इसका 3 स्क्वायर गुणा 5 की घात 1, यानी 9 गुणा 5 बराबर 45। कहने का मतलब क्या है, जिन संख्याओं का हमने निकाला है एलसीएम और एचसीएफ उनका गुणनफल किसके बराबर आएगा, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आएगा। तो देखो इनका अगर एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा हमें 3 गुणा 45 कितना आ जाएगा 135, और जो संख्याएं दे रखी है अगर उनको गुणा करते हैं तो हम संख्या कौन सी है 15 और 9 है, जब इनको गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, यह भी 135 ही प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब जो एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं उनका गुणनफल किसके बराबर आता है, जो जिन संख्याओं को हमने निकाला है एलसीएम और एचसीएफ उनके गुणनफल के बराबर आता है। ये बात हो गई। फिर आगे चलते हैं।
अप्रमेय संख्या सिद्ध करना। प्रमेय है भी सवाल आता है मोस्टली इसका एक लगभग कि √2, √3, √5, √7 ये जितनी भी संख्या है हमारे कोर्स में 3 पूछ लेता कई बार, इन संख्याओं को अप्रमेय सिद्ध करना। ये हमें पता है कि ये अप्रमेय संख्या है, अब इनको सिद्ध करो कि ये अप्रमेय संख्या है। तो ये एक सवाल बनता है इसके अंदर कि प्रमेय है कि √3 को, जैसे हम इसको करते हैं कि √3 अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, यह सवाल है। तो देखो कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, जो हमें सिद्ध करना है उसके विपरीत मानते हैं। हमने माना, सॉल्यूशन है इसका, यहां से हमने माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या की हमने परिभाषा अभी देखी है। हमने क्या देखा कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, P/Q यानी A/B के रूप में लिख सकते हैं, जहां A व B क्या है, पूर्णांक है, और B का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अब देखो इसका मतलब क्या है कि A और B क्या है, सह अभाज्य संख्या है। A व B सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब क्या है कि A और B में, A व B में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। A व B में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इतना आया समझ में। अब देखो इनके अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी इनका अंदर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिनको हम काट सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमें बोले कि 8/12 ये है ना, इनके अंदर देखो क्या हो रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है और इसमें 2 का जा रहा है, तो कितना आएगा यहाँ पर 6, या फिर और काट सकते हैं तो कितना आएगा 2/3। तो ये जो संख्या है ना, ये क्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। 2/3 क्या सह अभाज्य संख्या, क्योंकि इनको हम आगे काट नहीं सकते। तो इस प्रकार की संख्या है जिनके अंदर जो आगे कट नहीं सकती। तो A और B में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखो ये समीकरण नंबर 1 मानो, तो 1 का हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो √3 का वर्ग तो कितना हो जाएगा, 3, A का स्क्वायर बट्टे में B का स्क्वायर। अब ये B इधर आएगा तो क्या होगा, 3 गुणा B स्क्वायर बराबर में A का स्क्वायर। अब देखो ये संख्या जो है इसमें क्या हो रहा है, 3 का पूरा भाग जाएगा, जा रहा है ना, 3B स्क्वायर में जब 3 का भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, पूरा भाग जा रहा है। तो 3B स्क्वायर 3 से विभाजित है, और ये किसके बराबर है, A स्क्वायर के बराबर है। तो क्या होगा यहां से कि A स्क्वायर भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। और अगर A स्क्वायर 3 से विभाजित है, अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है, तो वह खुद संख्या भी क्या होगी, A भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ये ध्यान रखना। जैसे मान लो एग्जांपल समझ लो, जैसे मान लो 16 है, अगर इस 16 के अंदर 4 का भाग जा रहा है, ये किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो इस 4 में भी क्या हो रहा है, इस 4 का पूरा भाग जाएगा, ये आप देख सकते हो। तो ये हमने यहाँ पर किया कि अगर A स्क्वायर 3 से विभाजित है तो A भी क्या होगा, 3 से पूरा विभाजित होगा। ये मान लो मतलब कथन नंबर 1 है, ये कथन नंबर 1 है। अब आगे चलते हैं। A अगर 3 से विभाजित है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखो, हम A को 3 के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। हम A को 3 गुणा C के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 3 इसका क्या है, गुणनखंड है, 3 से ये A क्या है, पूरा विभाजित है। तो भाग देने के बाद में मान लिया हमने C बचता है, तो A बराबर क्या आएगा, 3 गुणा C। अब हम क्या करते हैं, इसका वर्ग करते हैं। तो A स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 C का स्क्वायर, और A स्क्वायर जो है वह किसके बराबर है, यहाँ पर देखो A स्क्वायर का मान 3B स्क्वायर के बराबर है। तो 3B स्क्वायर बराबर 9 गुणा C स्क्वायर। ये हमने कहाँ से लिखा, हमें पता है कि A स्क्वायर किसके बराबर है, 3B स्क्वायर के बराबर है। तो अब देखो यहाँ से ये कटेगा तो कितना बचेगा, 3B स्क्वायर बराबर 3C स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 3C स्क्वायर जो है वह क्या, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। जब ये विभाजित है इसका मतलब क्या होगा, इसके बराबर वाली संख्या B स्क्वायर भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। अगर B स्क्वायर भी 3 से विभाजित है तो क्या होगा, B भी क्या होगा, 3 से पूरा विभाजित होगा। यह है कथन नंबर 2। कहने का मतलब A भी 3 से विभाजित है और B भी 3 से विभाजित है, यानी दोनों में 3 क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो 1 व
2 से क्या होगा, ए व बी दोनों में 3, जो 3 है वह क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ये क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। जो कि क्या है, जो कि शुरुआत में हमने जो कथन माना था कि हमने माना कि ये एक अप्रिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, इनके अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जबकि हमने इसको हल किया तो हमें क्या मिला कि ए और बी में क्या मिला, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो गया, जो कितना 3 है, जो कि क्या है, माने गए कथन के क्या है, विरोधाभास है। हमें थोड़ी सी भाषा लिखनी है इसके अंदर नीचे फिर। अतः क्या होगा, हमने जो कथन माना है कि √3 एक परिमेय संख्या है, वह क्या हो जाएगा, असत्य होगा। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें इसके अंदर नीचे कुछ भाषा लिखनी है। तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, √2 और √5 का भी हम अपरिमेय संख्या दिखा सकते हैं। तो एक सवाल ये बनता है, ये समझ लिया हमने। फिर देखो आगे है इसके अंदर टॉपिक कि शांत और अशांत दशमलव। हमें क्या करना है कि बिना भाग लगाए हमें ये पता करना है कि संख्या शांत है या फिर अशांत। शांत का मतलब क्या होगा कि जो संख्या दशमलव के बाद में आगे जाके कहीं ना कहीं रुक जाए, जैसे मान लो 3, 6, 5, ये रुक गई ना, ये संख्या क्या है, शांत है। अशांत दशमलव कौन सा होता है, जो क्या हो, पॉइंट के बाद में आगे जाके रुकता नहीं है ना। जैसे मान लो इसको बार लगा दिया, यानी ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है बार बार, 0.3333, ये सभी क्या है, अशांत दशमलव प्रकार की संख्याएं होती है। तो हमें ये पहचान करनी है बिना भाग लगाए। बिना भाग जो परिमेय संख्या होती है उसमें बिना भाग लगाए हमें क्या करना है, उनमें शांत और अशांत दशमलव का क्या करना है, पहचान करनी है। तो देखो हम कैसे करते हैं। अगर संख्या के अंदर जो हर के अंदर जो संख्या होगी वह संख्या अगर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप की हो, अगर हर वाली संख्या परिमेय संख्या b पट्टा q के रूप की होती है ना, जो ये q है, अगर ये q 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का हो, केवल इसी रूप का हो, तो वह संख्या क्या होगी, शांत होगी। तो वह क्या होगी, शांत होगी। अगर इस रूप की नहीं है, अगर क्या हो जाए, इनके अंदर अभाज्य संख्या जैसे 3 आ जाए, या फिर हम कह सकते हैं 7 आ जाए, अगर ये संख्या आ जाए इनके अंदर, हर के अंदर, तो वह संख्या क्या होगी, अशांत होगी। अगर इनकी घात के रूप में कोई संख्या आ जाए ना, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, हमें मान लो जैसे बोल दिया कि 1/2, इसके अंदर केवल 2 ही है, अगर हम इसका प्रसार भी करते हैं तो क्या आएगा, 0.5, तो ये क्या शांत है। अगर बोले 1/3, तो इसमें 3 आ गया, ये क्या आएगा, 3.33, ये आता जाएगा इसके अंदर, ये क्या है, अशांत है। बहुत सारे एग्जाम्पल है इस प्रकार। अगर बड़ी संख्या जैसे मान लो हमें बोल दे कि 17/8 को चेक करो कि ये शांत है या फिर अशांत, हमें बिना भाग लगाए, तो हम क्या देखेंगे इसके अंदर कि जो 8 है, हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं ना। तो बट्टे के अंदर केवल 2 की घात ही है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की घात 0। कहने का मतलब 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या का क्या नहीं है, इसके अंदर कोई घात की संख्या नहीं है। तो ये जो संख्या होगी हम क्या लिखेंगे, जो इसका हर है वह क्या है, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का ही है, इस रूप का है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, शांत होगी। ये बात आई समझ में। जैसे अगर उदाहरण लें कि 64/455, तो 455 का हमें क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। जब करेंगे तो कितना आएगा, देखो किसका भाग जा रहा है, सबसे पहले इसमें जाएगा 5 का भाग, 5 का भाग लगाने पर 91, फिर किसका भाग जाएगा, किसी का नहीं, 91 का ही जाएगा। यानी इसके अंदर बट्टे जो हर की जो संख्या है वह किस रूप की है, 5 गुणा 91 को इस रूप की है। तो ये जो संख्या है इसके अंदर 5 के अलावा और 2 के अलावा संख्या मिल रही है, हमें एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो रही है। तो अतः ये क्या होगा, ये जो संख्या ये क्या होगी, अशांत होगी। हम क्या बोलेंगे, इसका जो हर है वह हर क्या है, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। अतः क्या होगा, यह संख्या क्या नहीं होगी, शांत नहीं होगी, क्या होगी, अशांत होगी। तो हमें बिना लंबी प्रक्रिया के हमें यह बताना है कि यह संख्या शांत है या फिर अशांत है। यह आएगी प्रश्नावली समझ में आपके। तो इस प्रकार ये आपकी दूसरी प्रश्नावली का रिवीजन कंप्लीट है।